मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी यूपीएससी पर, जो कि पार्ट है अनअकैडमी का। मैं हूं राजा राज्यवर्धन, योर मेंटर एंड कोच फॉर यूपीएससी। ये सारी डिटेल्स मेरे बारे में। मैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को कंप्लीट करा चुका हूं और इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाना है, वहां पे आपको सर्च करनी होगी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट। वो आपको मिल जाएगी। ज्योग्राफी अभी प्रेजेंटली हम कर रहे हैं, साइंस एंड टेक प्लस कोर्स के अंदर लॉन्च होने वाला है, और हिस्ट्री और पॉलिटी, ये सारी चीजें हम आने वाली क्लासेस के अंदर करने वाले हैं। ये सारी डिटेल्स मेरे बारे में। और एक बार जल्दी से अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के फायदे मैं आप लोगों को बता दूं। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से आपको लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे इंडिया के सभी बेस्ट एजुकेटर्स के, और इंडिया के जितने भी बेस्ट टीचर्स हैं उनको अनअकैडमी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके लिए लेकर आया है। और ये सारे एजुकेटर आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी कराएंगे, जिस काम के लिए आपको 1.5-2 लाख रुपए खर्चने पड़ते थे दिल्ली में जाकर। ये सारी चीजें अब आपको इजीली अवेलेबल हैं ऑनलाइन, घर बैठे। सीमित लाइव क्लासेस आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। वीडियोस को रिकॉर्ड करिए, बाद में अपनी सहूलियत के हिसाब से देखिए। रेगुलर यहाँ पर क्विजेस होंगे, जिससे आप अपनी तैयारी का आकलन भी कर पाओगे। प्लस कोर्सेज के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है डाउट क्लियरिंग क्लासेस। और डाउट क्लियरिंग क्लासेस रेगुलर बेसिस पर होंगी। और रेगुलर बेसिस पर होंगी तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर होते रहेंगे। आप अपने एजुकेटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं क्लास लेक्चर्स की। और टेस्ट सीरीज होगी यूपीएससी के पैटर्न पर। टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लो, अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं की है, आपने अगर एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन नहीं की है, एग्जाम किस तरह का आता है, तो इस वजह से हमें सिलेक्शन में काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी यूपीएससी के पैटर्न पर, और एजुकेटर इस चीज में आपका सही मार्गदर्शन करेंगे, जिससे सफलता पाना आसान होगा। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पर जाकर उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉलेशन के बाद में आपको प्लस सेक्शन के अंदर जाना है। प्लस सेक्शन के अंदर फिर आपको यूपीएससी सीएससी कैटेगरी को सिलेक्ट करके वहां से सब्सक्रिप्शन ले लेना है। यूपीएससी की तैयारी 1 साल या 2 साल, 8-10 महीने आपको रेगुलर चाहिए यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए। और 8-10 महीने अगर आप डेली 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 8 से 10 महीने आपको चाहिए ही चाहिए। तो आप मिनिमम 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, या आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए। जब भी आपको अटेम्प्ट देना है उस हिसाब से आप इस कोड का यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। और 10% डिस्काउंट के बाद 1 साल की सब्सक्रिप्शन फी होगी 44,550, और 2 साल की सब्सक्रिप्शन फी होगी 64,800। साथ ही साथ अगर आप फ्री कंटेंट एक्सेस करना चाहते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर, और ये फ्री कंटेंट आप किसी भी एजुकेटर का एक्सेस कर सकते हैं, सुदर्शन गुज्जर सर हो, चाहे मैं, या फिर मृणाल सर, या साहिल अरोड़ा सर, जितने भी हमारे टीचर्स हैं, आप सभी की क्लासेस कर सकते हैं। इस कोड के माध्यम से, इस कोड का आप यूज करिए, और फ्री कंटेंट आप एक्सेस कर पाएंगे सभी एजुकेटर्स का। तो देखो, एक बार जल्दी से देखते हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया कि अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ की मेजर मेजर 3 लेयर्स हैं। सबसे जो बाहर की परत है अर्थ की, उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। सबसे जो ऊपरी परत है, और इसके ऊपर ही पूरी की पूरी लाइफ एग्जिस्ट करती है। एक छोटी सी महीन सी परत है जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और ये सॉलिड पोर्शन है। फिर दूसरी लेयर जो अर्थ की है वो है मेंटल, और सबसे जो अंदर वाला पोर्शन है अर्थ का, उसको हम बोलते हैं कोर। ठीक है, जो बाहर की लेयर है ये है हमारी क्रस्ट, और फिर है हमारी मेंटल, और फाइनली है फिर हमारी कोर। तो 3 लेयर्स हैं अर्थ की, इनर कोर, फिर मेंटल, और फिर हमारी क्रस्ट। ठीक है, तो डायग्राम यहाँ पे स्पेसिफिकली शो नहीं कर रहा है। क्रस्ट काफी पतली है, क्रस्ट सबसे पतली होती है, तो कुछ इस तरीके से हमको शो करना चाहिए। सबसे बाहर हमारी क्रस्ट, फिर हमारी मेंटल, और फिर सबसे हमारी इनर कोर। तो ये 3 लेयर्स हैं आपकी स्पेसिफिक। अगर हम क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट को हमने 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थोड़ी सी थिक होगी, और ओशियनिक क्रस्ट ये थोड़ी सी पतली होगी। ओशियनिक क्रस्ट ये 5 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस है ये 70 किलोमीटर तक जाती है, और एवरेज थिकनेस है इसकी 40 किलोमीटर। एवरेज थिकनेस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की है 40 किलोमीटर। तो कुछ इस तरीके से आप समझो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थोड़ी मोटी है और ओशियनिक क्रस्ट थोड़ी सी पतली है, और इसी वजह से इस पोर्शन के अंदर यहाँ पे क्या है, पानी भरा हुआ है। कुछ पोर्शन ऊंचा है, कुछ पोर्शन नीचा है, और जो पोर्शन नीचा है वहां पर पानी भरा हुआ है। तो वो हो जाएगी हमारी ओशियनिक क्रस्ट। उसकी थिकनेस, ये थिकनेस 5 किलोमीटर, और ये थिकनेस 40 किलोमीटर। अगर हम क्रस्ट की बात करें तो सिर्फ 1.14% जो अर्थ की वॉल्यूम है
क्रस्ट सिर्फ 1.14% कंट्रीब्यूट करती है और मास में इसका कंट्रीब्यूशन है 0.53%। पूरी पृथ्वी का जितना वजन है सिर्फ और सिर्फ 0.53% कंट्रीब्यूशन हमारी क्रस्ट का है। और क्रस्ट की अगर हम बात करें तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में मेजर आपको मिलेंगे ग्रेनाइटिक रॉक्स, और ग्रेनाइटिक रॉक्स के अंदर जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो है सिलिका और एल्यूमिनियम, और इसी कारण से इनको सियाल भी बोलते हैं। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की टाइप क्या है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मेजरली ये बनी पड़ी है, और मेजरली यहाँ पर आपको ग्रेनाइटिक रॉक्स मिलती है। ग्रेनाइट जो है इग्नियस रॉक है। तो काफी हम इस चीज के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। और एवरेज डेंसिटी जो होगी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कल की क्लास में एक बच्चे को डाउट हुआ था कि सर कॉन्टिनेंट की डेंसिटी ज्यादा है या ओशियन की, तो ओशियन की डेंसिटी ज्यादा है। ओशियनिक क्रस्ट की डेंसिटी है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी डेंसिटी है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ओशियनिक क्रस्ट के अंदर हमारी रॉक्स होंगी बेसाल्टिक टाइप। ठीक है, बसाल्ट रॉक्स होंगी ओशियन के अंदर, यानी कि सीधा सीधा लावा की कूलिंग की वजह से बनते हैं बसाल्ट रॉक्स। और इस लावा के अंदर सिलिकॉन, आयरन और मैग्नीशियम इसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। तो वहां ओशियन के अंदर आपको मिलेंगी बसाल्ट रॉक्स, और बसाल्ट रॉक्स थोड़ी सी डार्क होती हैं कलर में, ये डार्क होंगी कलर के अंदर, और ग्रेनाइट रॉक्स थोड़ी सी लाइट होंगी कलर में। ठीक है, बाकी ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में कोई भी एक शार्प बाउंड्री नहीं है। ठीक है, कोई भी इनके बीच में शार्प बाउंड्री नहीं है। और सबसे ज्यादा जो थिकनेस है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की वो टिबेटन रीजन में है, तिब्बत प्लेट्यू के वहां पर सबसे ज्यादा थिकनेस है हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। सेकेंड लेयर है मेंटल। मेंटल की थिकनेस है 2900 किलोमीटर लगभग, 2895 किलोमीटर टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, और मेंटल किस चीज से बनी हुई है? देखो कोर का तो हमने आपको बता दिया कि कोर हमारी मेजरली बनी हुई है सियाल से, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। लेकिन जो मेंटल है ये बनी हुई है, मेजर मिनरल्स जो यहाँ पर है वो है ओलिविन एंड पायरोक्सिन। ओलिविन और पायरोक्सिन से बनी हुई है मेंटल, और मेंटल ऑक्यूपाई करती है 84% ऑफ द अर्थ बाय वॉल्यूम एंड 66% बाय मास। यानी कि सबसे ज्यादा मास में कंट्रीब्यूशन है मेंटल का, और सबसे ज्यादा वॉल्यूम में भी कंट्रीब्यूशन है मेंटल का। तो मेंटल मेजर पोर्शन जो अर्थ का है वो मेंटल ही है। और मेंटल के अंदर सबसे ज्यादा क्या है? मेंटल के अंदर ऑक्साइड्स और सिलिकेट्स हैं, आयरन और मैग्नीशियम के। ठीक है, ऑक्साइड्स और सिलिकेट्स मिल जाएंगे आयरन और मैग्नीशियम के। और मेजरली जो मिनरल्स होते हैं जिसके अंदर आपको मिलेंगे ऑक्साइड्स आयरन के और मैग्नीशियम के, वो हैं ओलिविन और पायरोक्सिन। ये ग्रुप ऑफ मिनरल्स हैं ओलिविन एंड पायरोक्सिन। इसके अंदर ज्यादातर आपको आयरन और मैग्नीशियम के ही ऑक्साइड्स और सिलिकेट्स मिलेंगे। ओके, तो इसमें आपको यही याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है वो मेंटल ने ऑक्यूपाई की है। सबसे ज्यादा जो वजन में कंट्रीब्यूशन है वो भी मेंटल का है। ठीक है, वो भी सबसे ज्यादा है मेंटल का। तो ये है पूरा अर्थ का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमने एटमॉस्फेयर की जोन तो देख ली। सबसे लोअर पार्ट जो है एटमॉस्फेयर का वो है ट्रोपोस्फियर, फिर उसके बाद हमारा स्ट्रेटोस्फियर, फिर हमारा मीजोस्फियर, फिर हमारा थर्मोस्फियर, और लास्ट लेयर है हमारी एक्सोस्फियर। ठीक है, लास्ट लेयर एटमॉस्फेयर की थी एक्सोस्फियर। फिर फाइनली जब हम पृथ्वी के अंदर जाना हमने स्टार्ट किया सरफेस से, तो सरफेस लेवल पर यहां पर है हमारी क्रस्ट, और क्रस्ट के बाद फिर हमारी है मेंटल, मेंटल के बाद फिर हमारा आउटर कोर और इनर कोर। तो इस तरीके से हमने अर्थ को डिफरेंट लेयर में डिवाइड किया, और जो हम अर्थ बोल रहे हैं वो इस पूरे पोर्शन को बोल रहे हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर को मिला के और पूरी की पूरी जो पृथ्वी की सरफेस है, पृथ्वी के सेंटर तक, इन सारी चीजों को मिला के हम इसी को बोलते हैं पृथ्वी। अब देखो मेंटल के अंदर भी क्या है, डेंसिटी यहाँ पर इंक्रीज करेगी डेप्थ के साथ में। आप जितना ज्यादा गहराई में जाओगे उतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी, और कम डेंसिटी होगी जैसे आप सरफेस के ऊपर आते जाओगे तो डेंसिटी कम होगी। आप अगर इंटीरियर में जा रहे हो तो डेंसिटी बढ़ेगी, और बाहर की तरफ जाओगे तो डेंसिटी घटेगी। तो यानी कि पूरी की पूरी मेंटल के अंदर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है डेप्थ के साथ में। ठीक है, डेप्थ के साथ में पूरा का पूरा टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करेगा। और अगर हम बाउंड्री की बात करें, क्रस्ट के साथ जो बाउंड्री बनती है मेंटल की, ठीक है, क्रस्ट के साथ जो बाउंड्री बन रही है मेंटल की, यहाँ पर टेम्परेचर कुछ 1000 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। और जो इसकी बाउंड्री बनती है फिर कोर के साथ में, कोर के साथ में जो बाउंड्री बनती है यहाँ पे टेम्परेचर 3700 डिग्री सेल्सियस के करीब होगा। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर का वेरिएशन है। ठीक है, डेंसिटी का भी वेरिएशन है और टेम्परेचर का भी वेरिएशन है। गहराई में जाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा और डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। फिर फाइनली हमने बात की अर्थ की कोर की। जो इनर मोस्ट पोर्शन है वो है अर्थ कोर।
अर्थ की हमारी बर्थ हुई थी 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, और इसके बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे अर्थ की फॉर्मेशन, अर्थ इवोल्व करना स्टार्ट हुई, अर्थ की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, तो जितने भी भारी मेटल्स थे, जितने भी भारी एलिमेंट्स थे, वो सबसे पहले इकट्ठा हो गए अर्थ के सेंटर पे। ठीक है, जो भी चीजें भारी थी वो पृथ्वी के सेंटर पर इकट्ठा होगी, जैसे आयरन और निकल, और जो भी हल्के हल्के एलिमेंट्स थे जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ये बाहर की तरफ रह गए, और जो हैवियर एलिमेंट्स थे वो इनर पोर्शन में आ गए। ठीक है, और यही होना भी चाहिए। अगर आप पानी के अंदर थोड़े से हैवी पार्टिकल्स को डालोगे तो थोड़े टाइम में वो सेटल कर जाते हैं। सेम ऐसी चीज अर्थ के ऊपर भी हुई, जितने भी हैवी एलिमेंट्स थे वो धीरे धीरे सेटल कर गए। तो कोर के अंदर ज्यादातर आपको क्या मिलेंगे, हैवी एलिमेंट्स मिलेंगे जिनका मास ज्यादा है। तो अगर हम कोर की बात करें तो कोर की रेडियस है अप्रोक्सीमेटली 3475 किलोमीटर, और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है कोर 6.32% ऑफ द अर्थ बाय वॉल्यूम एंड 33.4% बाय मास। यानी कि एक बहुत कम कंट्रीब्यूशन है इसका वॉल्यूम में अगर देखा जाए, लेकिन मास में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ऑलमोस्ट डबल कंट्रीब्यूशन है। अगर आप देखो मेंटल के अंदर 84% वॉल्यूम थी, पृथ्वी का जो 84% हिस्सा है वो मेंटल है, लेकिन उसका वेट में कंट्रीब्यूशन कुछ 66% था। ठीक है, वेट में कंट्रीब्यूशन कुछ 66% के आसपास था। और यहां पर देखो कोर का वॉल्यूम में कंट्रीब्यूशन कुल 16% है। 16% पृथ्वी का जो हिस्सा है वो कोर है, लेकिन वजन में इसका कंट्रीब्यूशन है 33% का। ऐसा किस वजह से, क्योंकि डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। जैसे जैसे हम सेंटर के पास जा रहे हैं तो वहां पे हमको भारी एलिमेंट्स मिल रहे हैं, और ऊपर से प्रेशर की वजह से ये चीजें बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गई हैं। डेंसिटी बहुत हाई है पृथ्वी की कोर के अंदर, और डेंसिटी हाई होने की वजह से यहाँ पर वेट में भी कंट्रीब्यूशन इसका बहुत ज्यादा है। सिर्फ 16% वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है, और ऑलमोस्ट वेट में कंट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट डबल। वहीं आप अगर देखो मेंटल का 84% वॉल्यूम कॉन्स्टिट्यूट किया है मेंटल ने, लेकिन वजन में कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 66% का। और वहीं अगर इसको कंपेयर करोगे आप क्रस्ट से, तो क्रस्ट का 1.14% बाई वॉल्यूम था, और 0.53% बाई मास। ठीक है, बाई कंपोजिशन अर्थ कोर इज 89% आयरन एंड 6% निकल। भाई 89% आयरन है कोर के अंदर, और बचा हुआ जो 6% है वो है निकल, और ये मॉल्टन स्टेट में है आउटर कोर के अंदर। इसी की वजह से मैग्नेटिज्म का जन्म होता है। ठीक है, इसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। तो कोर को भी दो पार्ट में बांटा है, इनर कोर और आउटर कोर। जैसे हमने क्रस्ट को दो पार्ट में बांटा था, और मेंटल को भी आने वाली क्लास में आप देखोगे कि मेंटल को भी हम डिवाइड करेंगे कुछ पोर्शंस के अंदर। तो इनर कोर जो है उसका रेडियस है 1260 किलोमीटर, टोटल रेडियस था 3475 किलोमीटर, उसमें से 1260 किलोमीटर इनर कोर का रेडियस है, और बचा हुआ जो पोर्शन है वो है हमारा सॉलिड कोर का पोर्शन। तो इनर कोर जो है ये सॉलिड फॉर्म में है, आउटर कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, आउटर पोर्शन लिक्विड है और इनर पोर्शन जो है सोलिडिफाइड है। इनर पोर्शन सोलिडिफाइड क्यों है, वो सोलिडिफाई इसलिए है क्योंकि वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा है, प्रेशर की वजह से सोलिडिफाई हो रखी हैं चीजें वहां पर। और वहीं अगर हम आउटर कोर की बात करें तो वहां पे टेम्परेचर ओवर पावर करता है प्रेशर को, और चीजें लिक्विड फॉर्म के अंदर हैं। लेकिन इनर कोर के अंदर साइंटिस्ट को बाद में पता चला कि यार टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा हाई है कि उसने टेम्परेचर को भी ओवर पावर कर रखा है। ठीक है, टेम्परेचर को भी उसने ओवर पावर कर रखा है, और उसी वजह से इनर कोर सॉलिड है और आउटर कोर जो है लिक्विड है। आउटर कोर इज मोल्टन। और आप आने वाली क्लासेस के अंदर देखोगे कि यही कारण बनती है मैग्नेटिक फील्ड का भी, यही कारण बनते हैं मैग्नेटिक फील्ड का भी। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड किस कारण से है, ये इसी मोल्टन मटेरियल की वजह से है। और ये मोल्टन मटेरियल मेनली किस चीज का है, आयरन एंड निकल का। ठीक है, आयरन एंड निकल 89% आयरन है अर्थ की कोर के अंदर, और 6% निकल। Inside the core, the pressure is as high as 3 million times the atmospheric pressure। तो इतना हाई प्रेशर है अर्थ की कोर के अंदर, और इतने हाई प्रेशर के अंदर अगर आप किसी चीज को दबा दोगे, प्रेशर क्या दबाव ही तो है, किसी चीज को आप इतना दबाओगे तो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट बन जाएगी, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर कोर के अंदर हम टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, तो ये वेरी करता है 3000 डिग्री सेल्सियस से 6600 डिग्री सेल्सियस तक कोर का टेम्परेचर हमारा वेरी करता है। अगर जितना ज्यादा आप सेंटर पे जाओगे टेम्परेचर उतना ही ज्यादा हाई होगा, और डेंसिटी सबसे ज्यादा हाई है कोर की। देखो मैंने आपको दो चीजें और बताई थी कि जो मेंटल है
मेंटल और क्रस्ट को सेपरेट करने वाली जो एक लाइन है, इसको बोला जाता है मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी। मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी यानी कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक की वेव्स पृथ्वी के थ्रू ट्रेवल करती हैं, और अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं, जब वो ट्रेवल करती हैं पृथ्वी से, उनकी कुछ स्पीड होती है। अब देखो, जितना ज्यादा डेंस मटेरियल होगा उनकी स्पीड भी उतनी ज्यादा होती है। तो अर्थक्वेक वेव्स की जो स्पीड है वो बहुत एक ड्रास्टिकली चेंज होती है। जैसे ही क्रस्ट से मेंटल में ट्रांसफर होगा अर्थक्वेक वेव्स का, तो उनकी स्पीड चेंज हो जाएगी, और ये स्पीड मेजर कर लेते हैं साइंटिस्ट। तो उससे उनको पता चल जाता है कि यार क्रस्ट की गहराई कितनी है और कहां से मेंटल स्टार्ट हो रही है। तो एक सडन चेंज आता है अर्थक्वेक वेव्स में, और इसी लाइन को बोलते हैं क्या, यही है मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी। यानी कि इस लाइन के पार जो अर्थक्वेक वेव्स की स्पीड है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। ऐसे ही देखो, मेंटल और कोर के बीच में भी एक हमारा सेपरेशन है। मेंटल और कोर के बीच में भी एक सेपरेशन है, और इस लाइन को हम बोलते हैं गुटनबर्ग गुटनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, गुटनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी। यहां भी सेम ही चीज है भाई, इस तरफ अर्थक्वेक वेव्स की जो स्पीड है वो डिफरेंट होगी, और इस तरफ जो अर्थक्वेक वेव्स है उनकी स्पीड डिफरेंट होगी। डिफरेंस किस वजह से है? डिफरेंस है डेंसिटी की वजह से। आप सभी बच्चे जानते होंगे भाई, साउंड वेव्स जो हैं, साउंड वेव्स वो सॉलिड में फास्ट ट्रेवल करती हैं, ठीक है, गैस से। सॉलिड में सबसे तेज ट्रेवल करती हैं और गैस में सबसे धीरे ट्रेवल करती हैं। ठीक है, सेम ही चीज अर्थक्वेक वेव्स का भी है। ये जितना ज्यादा डेंसर मटेरियल है वहां पे उतना रैपिडली ट्रेवल करेंगे, और जितना ज्यादा ढीला मटेरियल है, जितना लेस डेंस मटेरियल है, वहां पर उतनी ही स्लो ये ट्रेवल करती है। अब देखो, फाइनली आज का हमारा डिस्कशन था, आज हमको डिस्कस करना था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस। ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस है क्या? अब धीरे धीरे जो हमने अभी अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ा है, यार अर्थ की 3 लेयर्स है। सबसे बाहर है क्रस्ट, जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। क्रस्ट के ऊपर एटमॉस्फेयर है, और क्रस्ट के नीचे फिर है मेंटल, और मेंटल के नीचे फिर है कोर। तो इन तीनों ही लेयर्स का अपना कुछ रोल है। क्रस्ट के ऊपर तो देखो पूरी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, कॉन्टिनेंट्स वहां पर है, माउंटेन सिस्टम वहां पर है, ओशियन बेसिन वहां पर है। तो एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस दिया एल्फ्रेड वैगनर ने 1920 के आसपास। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा स्पेसिफिक चले जाएं तो 1912 में एल्फ्रेड वैगनर ने एक पेपर पब्लिश किया था, और उसके अंदर इन्होंने जिक्र किया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस का। इससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट भी उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि भाई जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये भी मूव करते हैं टाइम के साथ साथ, जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स के टाइम पे। जब भी आप पढ़ोगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल, समझ जाना कि मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात हो रही है, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स के अंतराल पे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो भी मूव करते हैं। तो इस तरह की थ्योरी पहले भी दी थी बहुत सारे साइंटिस्ट ने, लेकिन एल्फ्रेड वैगनर ने यहाँ पे कुछ एविडेंसेस भी रखे थे, और वो एविडेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि यार सही में कॉन्टिनेंट्स मूव किए। इन्होंने इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस रखे थे, और आज उन्हीं एविडेंसेस को हम डिस्कस करने वाले हैं कि कॉन्टिनेंट भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंट भी मूव कर सकते हैं, और कॉन्टिनेंट है कहाँ पे जी? क्रस्ट के ऊपर है, तो क्रस्ट को ही मूव करना होगा। तो देखो, जो हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है, जितने भी हमने कॉन्सेप्ट बिल्ड किए हैं, वो काम आएंगे हमारे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। और प्लेट टेक्टोनिक्स तक जाने से पहले मैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्लेट टेक्टोनिक्स इसका नेक्स्ट लेवल है। 1960 के अंदर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आएगी, जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है 1920 के टाइम पे। और 1912 में एक पेपर पब्लिश हुआ था एल्फ्रेड वैगनर के, इस पेपर में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस दिया गया, और जिसने एक तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि यार कॉन्टिनेंट मूव करे हैं, और वो कैसे मूव कर सकते हैं अभी हम देखेंगे। लेकिन पहले इस हाइपोथेसिस को, इस थ्योरी को समझते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस। अब देखो, ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस है, इट वाज डेवलप्ड इन द अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी एंड मोस्टली बाय एल्फ्रेड वैगनर। ठीक है, इसको टेलर और वैगनर हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, क्योंकि 1908 के अंदर एक साइंटिस्ट थे टेलर, उन्होंने भी कुछ इस तरह का डिस्क्रिप्शन दिया था। तो स्टार्टिंग में इसको जाना जाता था टेलर वैगनर थ्योरी के नाम से, और मेजर कंट्रीब्यूशन इसके अंदर एल्फ्रेड वैगनर का ही माना जाता है।
अगर एक नाम लेना पड़े तो सिंपल लिया जाएगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इट इज एट्रीब्यूटेड टू एल्फ्रेड वैगनर। ये स्पेलिंग याद रखना है एल्फ्रेड वैगनर की। बच्चे इसकी स्पेलिंग गलत करते हैं, WEGNER लिख देते हैं या फिर WEIGNER लिख देते हैं। स्पेलिंग है इसकी WEGENER। तो स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना है। मेंस के अंदर जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो स्पेलिंग मिस्टेक के भी मार्क्स आते हैं। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करनी है। तो एल्फ्रेड वैगनर ने प्रपोज किया था दैट द कॉन्टिनेंट्स वर वंस यूनाइटेड इनटू अ सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट। एल्फ्रेड वैगनर का कहना था कि आज के टाइम पे आप जितने भी कॉन्टिनेंट्स देख रहे हो, ठीक है, जितने भी कॉन्टिनेंट्स आपको प्रेजेंट टाइम में जुड़ रहे हैं, एल्फ्रेड वैगनर का कहना है कि आज से मिलियंस ऑफ सालों पहले, ठीक है, आज से करोड़ों साल पहले ये जो सारे कॉन्टिनेंट थे ये सब एक दूसरे से जुड़े पड़े थे। ठीक है, ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़े पड़े थे और एक सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था आज से करोड़ों साल पहले। ठीक है, आज से करोड़ों साल पहले, यहाँ पे बात हो रही है 245 मिलियन ईयर्स पहले। 245 मिलियन ईयर्स कितने हो गए? ये हो गए 24.5 करोड़ ईयर्स। यानी कि 24.5 करोड़ साल पहले सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक सुपर कॉन्टिनेंट था पृथ्वी के ऊपर। पूरा लैंड मास एक ही जगह पर था और बचे हुए पोर्शन में पृथ्वी के, वहां पर क्या था? सिर्फ और सिर्फ ओशन। तो एल्फ्रेड वैगनर ने यही कहा कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक टाइम पे यूनाइटेड थे। आज से 24.5 करोड़ साल पहले सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक सुपर कॉन्टिनेंट बना हुआ था जिसको हमने नाम दिया पैंजिया का। और पैंजिया का देखो यूनानी लैंग्वेज में, एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज में इसका मतलब है ऑल अर्थ। पैंजिया इज ऑल अर्थ, यानी कि पूरी पृथ्वी, पूरा लैंड मास एक साथ। तो इन्होंने कहा कि ये जो पैंजिया था, ये 24.5 करोड़ साल पहले ये पैंजिया टूट गया और इसके जो अलग अलग हिस्से हैं वो ड्रिफ्ट करने लगे। ठीक है, वो अपनी उस टाइम की लोकेशन से मूव करना स्टार्ट हुए और आज के टाइम में जो हम कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन देखते हैं, ठीक है, आज के टाइम में जो लोकेशन है वो ड्रिफ्ट करते हुए 24.5 करोड़ साल में ये कॉन्टिनेंट्स की प्रेजेंट पोजीशन बनी है। कुछ समय बाद यानी कि 13.5 करोड़ साल पहले कॉन्टिनेंट की लोकेशन कुछ इस तरह की थी। आज से 6.5 करोड़ साल पहले कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन कुछ इस तरीके से थी और प्रेजेंट टाइम में कॉन्टिनेंट की लोकेशन अभी ये चल रही है। ठीक है, ये हाइपोथेसिस दिया एल्फ्रेड वैगनर ने। बात समझ में आई? पूरा का पूरा लैंड मास सब एक ही जगह पर जुड़ा हुआ था। जो भी हमको कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहे हैं सभी एक जगह पर जुड़े हुए थे और फिर बाद में ये जो सुपर लैंड मास था टूट गया। टूटने का कारण अभी इन्होंने नहीं बताया, इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे टूट सकता है। लेकिन इनका कहना यही था कि कॉन्टिनेंट ये मूव करना स्टार्ट किया, पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था। तो इन्होंने अपनी बात को मनवाने के लिए, अब भाई जब तक आप कोई सबूत नहीं दोगे तो ऐसे ही कोई बात थोड़ी मान ली जाएगी, तो इन्होंने भी कुछ सबूत सामने रखे थे और काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस थे कि इन एविडेंस को देख के कोई भी मान लेगा कि हाँ यार ये तभी पॉसिबल है अगर कॉन्टिनेंट मूव की हो। लेकिन वैगनर की थ्योरी को उस टाइम पे नकार दिया गया कुछ कारणों की वजह से, और वो कारण ये थे कि ऐसा हो कैसे सकता है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। हाउ? भाई बात है, ठीक है, तुमने एविडेंस दे दिया कि कॉन्टिनेंट मूव भी कर गए, लेकिन कैसे, ये भी तो बताना पड़ेगा। ये हाउ नहीं बता पाए थे कि कॉन्टिनेंट आखिरकार मूव कर कैसे सकते हैं। इनके एविडेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और अब हम इनके एविडेंस ही देखेंगे। देखो, पहला एविडेंस था इनका जिग्सो फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी कि जो कॉन्टिनेंट मार्जिन्स हैं, अगर हम पूरे वर्ल्ड मैप को उठाकर देखें, पूरे वर्ल्ड मैप को अगर हम उठाकर देखें तो ये सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ऐसा लगता है कि एक टूटी हुई पजल है। अफ्रीका का ये जो पोर्शन है, अफ्रीका का पोर्शन ये साउथ अमेरिका के साथ मैच हो जाता है पूरा, और जो हमारा नॉर्थ अमेरिका वाला पोर्शन है ये यूरोप के साथ और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के साथ ये दोनों मैच हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि दोनों एक ही चीज थी। ठीक है, एक ही पार्ट था ये लैंड का। तो इनके बीच में जो फिटिंग है, जो फिट है ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, द फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ये एक बहुत इन्होंने एविडेंस के रूप में प्रेजेंट किया कि अगर हम सही से वर्ल्ड मैप को देखें तो सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए लगेंगे कि जैसे एक ही बड़ी चीज की अलग अलग पीसेस हो। ठीक है, तो पहला एविडेंस था फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो ये सबसे ज्यादा इजीली विजिबल था और इन्होंने इसको बताया कि आप जाके देखो कि कॉन्टिनेंट्स कितना इजीली एक दूसरे में फिट हो रहे हैं।
ठीक है। और इन्होंने कॉन्टिनेंट्स में बात किया कि कॉन्टिनेंट्स को हमको देखना चाहिए जहां से कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्टार्ट होती है। ठीक है, जहां से कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्टार्ट होती है हम वहां से बात करेंगे कॉन्टिनेंट की, यानी कि इस पोर्शन से। अगर वहां से आप फिट करना शुरू करो तो बहुत इजीली वर्ल्ड मैप के अंदर देखो सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे में फिट हो जाएंगे। पहला एविडेंस। अब दूसरा देखो, इन्होंने दूसरा एविडेंस दिया क्लाइमेटिक एविडेंस, के एंटार्क्टिका, नॉर्थ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, इन तीनों ही जगह पर हमको मिलती हैं क्या, कोल डिपॉजिट्स। ध्यान देना इस बात पर, अंटार्कटिका में कोयला मिल रहा है, आपको पता है अंटार्कटिका में आज के टाइम में तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आइस शीट है, लेकिन हमको कोल डिपॉजिट मिल रही है अंटार्कटिका में, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, और ये कोल डिपॉजिट सभी की सभी सेम एज की हैं। आजकल के साइंटिस्ट जो हैं बहुत ज्यादा होशियार हैं, बहुत ज्यादा शान है, उनके पास टूल्स भी हैं, तो किसी भी चीज की एज निकालना वो इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। ठीक है, कोयले की एज निकालना वो इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। तो ये पाया गया कि जो कोल डिपॉजिट्स हैं इन तीनों ही कॉन्टिनेंट में वो सेम एज की है। और कोयला हमेशा किस चीज का बनेगा, आप सभी जानते हैं कोयला बनता है ऑर्गेनिक मैटर का। जब प्लांट मैटर की डेथ हो जाती है, प्लांट्स की और ट्रीज की डेथ हो जाती है, और जब वो दफन हो जाता है जमीन के अंदर, तो अंदर अंडर द कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ये जो लकड़ी है ऑर्गेनिक मैटर वो कोयले के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो भैया अंटार्कटिका में जंगल कहाँ से आ गए, जब वहां पर पेड़ पौधे ही नहीं है तो कोयला वहां पर मिल कैसे रहा है। ठीक है, कोयला वहां पे मिल कैसे रहा है। तो ये सारी चीजें हमको सजेस्ट कर रही हैं कि नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम जो आज के टाइम में टेम्परेट लैंड में है, ठीक है, यहाँ पर सब जगह पर हमको कोल्ड डिपॉजिट मिल रही है, यानी कि यहाँ पर कभी जंगल रहे होंगे, यहाँ पर कभी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रहे होंगे। तो जिस तरह की कोल की क्वालिटी हमारे यहाँ पर मिलती है उस तरह की कोल की क्वालिटी वहां पर भी मिलती है। तो यहाँ पर कभी जंगल रहे होंगे, ट्रॉपिकल कंडीशंस रही होंगी, यानी कि एक समय ऐसा भी रहा होगा, एक समय ऐसा भी होगा जब ये सारे के सारे रीजन इक्वेटर के पास होंगे। एक ऐसा समय जरूर रहा होगा जब ये अंटार्कटिका भी कभी इक्वेटर के आसपास होगा, और वहां पर भी कभी घने जंगल होंगे, और उन्हीं जंगलों के दफन होने की वजह से वहां पर हमको कोल की डिपॉजिट्स मिलती हैं। ठीक है, तो कोल की डिपॉजिट सभी की सभी सेम एज की, यानी कि अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका और यूके एक टाइम पर ये सेम ही लोकेशन पर होंगे। ठीक है, एक टाइम पर ये सेम ही लोकेशन पर होंगे। तो ये हमको एविडेंस मिलता है, क्लाइमेटिक एविडेंस। और दूसरा देखते हैं कि सेम टाइप की ग्लेशियर डिपॉजिट्स, जब भी ग्लेशियर मूव करते हैं तो वो भी कुछ डिपॉजिट्स करते हैं लैंड मास के ऊपर। ठीक है, ग्लेशियर जैसे जैसे मूवमेंट करते हैं तो धीरे धीरे उनकी मूवमेंट की वजह से भी जो मटेरियल्स है, जो सेडिमेंट्स हैं, वो डिपॉजिट होते रहते हैं। तो सेम ही तरह की हमको ग्लेशियर डिपॉजिट्स देखने को मिली हैं साउथ अमेरिका, इंडिया और साउथ अफ्रीका के अंदर। तो ये चीज भी सजेस्ट करती हैं, ये सारे एविडेंस इकट्ठे किए थे वैगनर ने। ठीक है, मेहनत की थी इन्होंने, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट जाके इन्होंने ट्रेवल किया और एविडेंसेस इकट्ठे किए। तो जो ग्लेशियर डिपॉजिट्स हैं साउथ अमेरिका, इंडिया और साउथ अफ्रीका की, वो ऑलमोस्ट सेम है। तो कहने का मतलब ये था कि यार ये तीनों लैंड मास भी कभी एक साथ जुड़े हुए रहे होंगे। जब सेम ही तरह की चीज हमको तीनों जगह पर मिल रही है, तो ऐसा संभव है कि किसी एक टाइम पर ये तीनों जो लोकेशंस हैं एक साथ जुड़ी हुई होंगी, एक ही जगह पर होंगे पृथ्वी के। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम के अंदर देखें, दीज आर दी एरियाज, these are very far apart in the present time। लेकिन एक टाइम ऐसा जरूर रहा होगा जब ये सिमिलर क्लाइमेट के अंदर होंगे, एक टाइम ऐसा जरूर रहा होगा जब ये सेम क्लाइमेट के अंदर होंगे। प्रेजेंट टाइम में ये कॉन्टिनेंट एक दूसरे से काफी दूर है, लेकिन एक टाइम ऐसा जरूर रहा होगा जब ये सारे कॉन्टिनेंट यूनाइटेड होंगे। ओके, अब तीसरा इन्होंने एक एविडेंस दिया, जियोलॉजिकल एविडेंस, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस था। इसको भी देखते हैं। क्लाइमेटिक एविडेंस दे दिया कि भाई सेम ही तरह का आपको कोयला मिल रहा है इंग्लैंड के अंदर भी और अंटार्कटिका के अंदर भी। अंटार्कटिका के अंदर तो बर्फ इतनी ज्यादा है, कोयला बनता है लकड़ी का। ठीक है, कोयला बनता है ऑर्गेनिक मैटर का। तो यानी कि कभी अंटार्कटिका भी इक्वेटर के आसपास रहा होगा, ट्रॉपिकल जोन के अंदर अंटार्कटिका रहा होगा, वहां पर भी घने जंगल रहे होंगे। तो देखो अब बात करते हैं जियोलॉजिकल एविडेंस की। सेम तरह की आइडेंटिकल रॉक्स हमको मिली हैं, आइडेंटिकल रॉक्स ऑफ द सेम टाइप एंड एज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द अटलांटिक ओशन। ठीक है, अटलांटिक ओशन के दोनों साइड पे हमको सेम टाइप की रॉक्स मिली हैं, सेम एज ग्रुप की, सेम मिनरल कंटेंट, सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो अटलांटिक ओशन सेपरेट कर रहा है नॉर्थ अमेरिका को और यूरोप को।
लेकिन जो रॉक सैंपल हमको मिले हैं नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में, वो ऑलमोस्ट सेम है। वेस्टर्न यूरोप के अंदर, ठीक है, आइसलैंड के अंदर और हमारा नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो रॉक सैंपल्स मिले हैं वो सेम एज के ही हैं। ठीक है, ये रॉक सैंपल्स हमारे सेम एज के ही हैं। यानी कि देखो, जो ग्रीनलैंड वाला पोर्शन है, एक टाइम पे ग्रीनलैंड जुड़ा हुआ था नॉर्थ अमेरिका से और वेस्टर्न यूरोप भी जुड़ा हुआ था ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका से। तो जो सेम माउंटेन रेंजेस थी इस पूरी लोकेशन पर, ये कॉन्टिनेंट एक दूसरे से ड्रिफ्ट करना स्टार्ट हुए। माउंटेन्स भी कॉन्टिनेंट के साथ में ड्रिफ्ट हो गए, बीच में समुद्र बन गया। ठीक है, और लेकिन जो सेम टाइप की रॉक्स हैं, ये माउंटेन तो सेम ही टाइम पर बने थे, इसलिए इनकी एज भी सेम है, टाइप्स ऑफ रॉक्स भी सेम है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस था कि mountain ranges with the same rock types, structures and ages are now on the opposite side of Atlantic Ocean। ठीक है, अटलांटिक ओशन सेपरेट कर रहा है दो लैंड मास को, लेकिन दोनों तरफ हमको सेम टाइप की रॉक्स मिल रही है। ये कैसे हो सकता है कि कभी वो यूनाइटेड रहे होंगे और फिर कुछ कारणों की वजह से दोनों कॉन्टिनेंट सेपरेट हो गए और बंटवारा हो गया। अगर एक माउंटेन सिस्टम था जो इस पूरे लैंड मास पर था, तो आधा इधर रह गया और आधा इस साइड चला गया। और वो माउंटेन सिस्टम आज के टाइम में, उनको हम एप्लाचियंस के नाम से जानते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के अंदर, और ये सेम तरह की माउंटेन रेंजेस हमको ईस्टर्न ग्रीनलैंड के अंदर भी मिलती हैं, आयरलैंड के अंदर, ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्वे के अंदर। यानी कि जो एप्लाचियंस हमको दिखते हैं ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में, जो माउंटेन सिस्टम हमको दिखता है ग्रीनलैंड के अंदर, और जो माउंटेन सिस्टम हमारा वेस्टर्न यूरोप के अंदर, नॉर्वे के अंदर है, वो सेम ही ग्रुप के थे। ठीक है, वो एक ही माउंटेन रेंज थी, लेकिन कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्ट करने की वजह से ये माउंटेन्स भी एक दूसरे से ड्रिफ्ट कर गए और आज के टाइम में हमको सेम रॉक सैंपल्स मिलते हैं दोनों जगह से। तो वैगनर ने इसको एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस के रूप में प्रेजेंट किया कि भाई देख लो, कॉन्टिनेंट डेफिनेटली ड्रिफ्ट हुए हैं, और ये रहा आपके सामने स्ट्रॉन्ग एविडेंस। ठीक है, ये रहा आपके सामने स्ट्रॉन्ग एविडेंस। और सिर्फ ये बात नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की नहीं है, बाद में साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका की जो रॉक सिस्टम है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, एक दूसरे से काफी मैच करते हैं। कुछ पोर्शन ब्राजील के अगर हम अफ्रीका से देखें तो उसका जो रॉक सैंपल है बहुत ज्यादा मैच करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा एक मैचिंग है। ठीक है, बहुत ज्यादा मैचिंग है। और देखो यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स फिट कैसे किए हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के साथ में ये मिस मैच किए हुए हैं। तो यही वैगनर ने कहा था कि जब हम बात कर रहे हैं कॉन्टिनेंटल फिट की, तो हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ को भी उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। और जो येलो पोर्शन यहाँ पर शो हुआ है, ये येलो पोर्शन दिखा रहा है मैचिंग एंशिएंट रॉक असेंबलेजेस। यानी कि सेम ही तरह की रॉक सिस्टम इधर है, सेम तरह की रॉक सिस्टम इधर है। अफ्रीका के अंदर जो रॉक सिस्टम है वही साउथ अमेरिका के अंदर था, बाद में सेपरेट हो गए। सेपरेट हो गए तो ये पत्थर जो थे, पहाड़ी सिस्टम था, ये भी सेपरेट हो गया। सेम ही चीज हुई नॉर्थ अमेरिका के अंदर। ठीक है, यूरोप जब नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट हुआ, बीच में बन गया अटलांटिक ओशन, तो माउंटेन रेंजेस भी सेपरेट होगी। अमेरिका में तो रह गए अप्लाचियंस, और ग्रीनलैंड के अंदर ये अलग माउंटेन सिस्टम रह गया। नॉर्वे और वेस्टर्न यूरोप के अंदर दूसरा माउंटेन सिस्टम रह गया। तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस था कि भाई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई है। अब देखो, हम बात करते हैं फॉसिल रिलेटेड एविडेंसेस की। तो ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। फॉसिल्स ऑफ द सेम स्पीशीज वर फाउंड ऑन सेपरेट कॉन्टिनेंट। देखो, एक सिमिलर स्पीशी की, एक तरह की स्पीशी के हमको फॉसिल मिले हैं दो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, जहां पे आज के टाइम में प्रेजेंट क्लाइमेटिक सिचुएशंस काफी डिफरेंट है। ठीक है, प्रेजेंट क्लाइमेटिक सिचुएशन बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जैसे कि अगर आप बात करो सदर्न चिले की, साउथ अमेरिका की, और इंडिया की बात करो, तो वहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है बहुत ज्यादा डिफरेंट है। लेकिन हुआ ऐसा है कि सेम ही तरह के एनिमल्स के फॉसिल्स हमको मिले हैं इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के अंदर। तो अगर हम देखें ध्यान से, तो ये जो फॉसिल्स हमको मिले हैं, दे डिड नॉट मैच द प्रेजेंट क्लाइमेट ऑफ दीज रीजन्स। ठीक है, ये जो फॉसिल्स हैं मैच नहीं करते प्रेजेंट टाइम में, उस एरिया के अंदर जो क्लाइमेट है उस तरह के जीव वहां पर नहीं हो सकते आज के हिसाब से। तो यानी कि ये जो धरती है जहां पर ये फॉसिल्स मिले हैं, वो पहले किसी दूसरे तरह के क्लाइमेट में होंगे। अब सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉसिल्स होते क्या है। व्हाट आर दीज फॉसिल्स? देखो, फॉसिल्स, दे आर द प्रिजर्व्ड रिमेन्स, ध्यान देना इस चीज पर, दे आर द प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दे आर द प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स, एंड फॉसिल्स आर नॉट द रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ, फॉसिल्स आर रॉक्स। अब देखो क्या कह रहे हैं, अगर किसी जानवर की डेथ होगी,
जैसे अगर अर्थवॉर्म की डेथ होगी तो अर्थवॉर्म तो वो तो उसके अंदर कोई स्केलेटन सिस्टम तो है नहीं, सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ है अर्थवॉर्म, तो वो जल्दी जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, उसका फॉसिल बनना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। फॉसिल ज्यादातर वही जीव बनेंगे जिनके अंदर स्केलेटन होगा। अब देखो होता क्या है कि किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, और डेथ हो गई, आपने उसको समुद्र में फेंक दिया, और समुद्र में वो जाके तलहटी पर बैठ गया, किसी ऑर्गेनिज्म ने उसको खाया नहीं, उसके ऊपर जाके रेत जमनी स्टार्ट हुई, सेडिमेंट्स उसके ऊपर जमते रहे हजारों सालों तक, और प्रेशर के कारण, ठीक है, सेडिमेंट्स के जमा होने के कारण वहां पर रॉक्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी, सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी। हुआ क्या, सबसे पहले किसी एनिमल की डेथ हुई, एनिमल की डेथ होने के बाद उसके ऊपर सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए, फिर उसके ऊपर सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते रहे हजारों सालों तक, और यहाँ पर बन गई एक स्ट्रेटिफाइड रॉक, जिसको बोलते हैं क्या, सेडिमेंट्री रॉक। और प्रेजेंट टाइम में जब हम देखेंगे उस रॉक को, जब खुदाई करके वो निकलेगी, रॉक के अंदर हमको दिखाई देगा वो जानवर प्रिजर्व होगा, तो इसी चीज को हम बोलते हैं फॉसिल। ठीक है, फॉसिल्स माइक्रो भी हो सकते हैं, मैक्रो भी हो सकते हैं। अगर यही फॉसिल्स पोलन ग्रेन के हो जाएंगे, ठीक है, यही फॉसिल्स आपको पोलन ग्रेन के मिल जाएंगे, और यही फॉसिल्स अगर आपको फंजाई या फिर बैक्टीरिया के मिल जाएंगे, तो वो माइक्रोस्कोपिक फॉसिल्स होंगे, और फॉसिल्स मैक्रो भी हो सकते हैं। भाई डायनासोर के भी तो फॉसिल्स मिलते हैं, डायनासोर्स के भी तो फॉसिल्स मिलते हैं आज के टाइम में। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि जितने भी सॉफ्ट इंसेक्ट्स हैं, तो वो जल्दी डिकम्पोज हो सकते हैं, और जल्दी डिकम्पोज हो गए तो उनके फॉसिल्स मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, सॉफ्टवेयर एनिमल्स के फॉसिल्स मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ज्यादातर जहां पे बोनी स्केलेटन होगा वहीं पर ही फॉसिल्स बनने की संभावना ज्यादा होगी। अब फॉसिल्स को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। देखो, फोकस करो साउथ अमेरिका और अफ्रीका पे, साउथ अमेरिका और अफ्रीका पे फोकस करो। यहाँ पे एक रेप्टाइल की बात होती है। देखो, पृथ्वी के ऊपर कई लाखों साल पहले एक रेप्टाइल रहता था जिसका नाम था मीसोसोरस। कहानी ध्यान से सुनना, रेप्टाइल का नाम क्या था, मीसोसोरस। और मीसोसोरस किस तरह का एक रेप्टाइल है, रेप्टाइल यानी कि रेंगने वाला जानवर। ये रेप्टाइल किस तरह का, ये है फ्रेश वाटर रेप्टाइल, और इसके फॉसिल्स दोनों ही जगह पर मिलते हैं, साउथ अमेरिका में भी और अफ्रीका के अंदर भी। ठीक है, साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों के अंदर मिलेंगे। तो देखो, जब ये एक साथ होंगे कभी, तो यानी कि दोनों जगह फॉसिल्स मिल रहे हैं, तो यानी कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका एक साथ जुड़े हुए थे। अब कुछ साइंटिस्ट ने इसको कहा कि भाई जरूरी थोड़े थे जुड़े हुए होंगे, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो मीसोसोरस है तैर के चला जाएगा दूसरी जगह, अगर इनके बीच में कोई सेपरेशन आया भी होगा और ये साउथ अमेरिका में रहते होंगे तो कूद के चले गए होंगे अफ्रीका। लेकिन ये कैसे हैं, ये हैं फ्रेश वाटर रेप्टाइल, और फ्रेश वाटर रेप्टाइल तो समुद्र को क्रॉस नहीं कर सकता, समुद्र के अंदर मरीन मरीन समुद्र के अंदर कैसा है, सलाइन वाटर है, तो वहां पे तो ये मीसोसोरस नहीं तैर सकता। तो यानी कि वैगनर ने इसको भी एविडेंस के तौर पे दिया कि आज के टाइम में हम देखते हैं कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका सेपरेटेड है, और मीसोसोरस का जो फॉसिल है दोनों जगह पर ही हमको मिला है, और जो मीसोसोरस है हमको दोनों जगह ही फॉसिल्स में से, पत्थर में से ऑब्टेन हुआ है। तो यानी कि पहले साउथ अमेरिका और अफ्रीका एक साथ जुड़े रहे होंगे, क्योंकि ये रेप्टाइल तैर के नहीं जा सकता, साउथ अमेरिका से अफ्रीका तैर के नहीं जाएगा। ठीक है, तैर के जा नहीं सकता है, तो फिर कंडीशन क्या बची कि भैया ये लैंडमास जुड़े हुए थे, वो धरती के ऊपर ही चल के गया है, वो अफ्रीका के अंदर भी मिलता है, साउथ अमेरिका के अंदर भी मिलता है, तो जरूर वो धरती के ऊपर ही चलकर गया होगा, और जरूर अफ्रीका और साउथ अमेरिका एक साथ जुड़े हुए होंगे, और ये एविडेंस दिया एल्फ्रेड वैगनर ने। ऐसे ही देखो दूसरे भी बहुत सारे फॉसिल्स हैं, फॉसिल एविडेंस ऑफ द ट्राइएसिक लैंड रेप्टाइल, लिस्ट्रोसोरस। तो इन सारी लोकेशंस पे हमको लिस्ट्रोसोरस मिलता है, और जो आपको याद रखना है, बस आपको मीसोसोरस का एक एग्जांपल याद रख सकते हैं, बाकी ये सारे सोरस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉसिल्स ऑफ द फर्न, ग्लोसोप्टेरिस। देखो, ग्लोसोप्टेरिस जो है ये एक प्लांट स्पीशी है, ये पोलन ग्रेन्स हवा के साथ तो ये उड़ के एंटार्क्टिका से ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता, इंडिया से एंटार्क्टिका नहीं जा सकता हवा के साथ उड़ के, क्योंकि काफी हैवी ये पोलन है। तो जरूर क्या हुआ होगा, जरूर कॉन्टिनेंट से ड्रिफ्ट किए हैं। तो फॉसिल एविडेंस दिया वैगनर ने, ये सारे के सारे एविडेंस दिए कि भाई कॉन्टिनेंट्स जो हैं एक दूसरे से ड्रिफ्ट किए हैं, और एक टाइम पे सारा का सारा लैंडमास जुड़ा हुआ था। तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन की वैगनर ने। अब वैगनर की चूक कहां पर हो गई, वैगनर ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि भाई ये हो कैसे रहा है, ऐसा संभव क्यों है। और जितने भी साइंटिस्ट थे उनको, उन्होंने माना कि भाई एविडेंस तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दे रहे हो,
एविडेंस में तो आपके कोई कमी नहीं है, बिल्कुल ही सारे के सारे लैंड मास एक टाइम पर जुड़े हुए होंगे, लेकिन कैसे कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ये मूव किए हैं? और जब तक इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो वैगनर की थ्योरी को उतना क्रेडिट नहीं दिया गया, क्योंकि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब देखो, वैगनर ने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिए रिगार्डिंग द शिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, लेकिन ये फेल हो गए किस चीज में? दे फेल टू एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ द कॉन्टिनेंट्स मूव। ठीक है, कौन सी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल थी जो कॉन्टिनेंट्स को मूव करा रही थी, एक दूसरे से दूर कर रही थी? वो फोर्सेस आखिर कौन सी फोर्सेस थी? तो इन्होंने कहा कि भैया वो फोर्सेस थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, और इसके ऊपर जो ये कॉन्टिनेंट्स हैं उस घूमने की वजह से उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है। ठीक है, जैसे हम गोल गोल वाले झूले पर झूलते हैं तो हमें एक खिंचाव महसूस होता है बाहर की तरफ। तो वैगनर ने यही बोल दिया कि भैया इस खिंचाव के कारण जो है कॉन्टिनेंट्स भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने कह दिया कि सर, इतना भी आप पागल नहीं बना सकते, आपने एविडेंस बहुत अच्छे बटोरे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस टाइम के जो भी फिजिसिस्ट थे, जियो फिजिसिस्ट, जियोलॉजिस्ट, उन्होंने इस चीज को नकार दिया कि भैया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतने भारी भारी कॉन्टिनेंट्स को मूव नहीं कर सकती है। पानी की बात नहीं कर रहे हो आप, कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हो, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिल्कुल भी कॉन्टिनेंट्स को मूव नहीं कर सकती, टच से मस नहीं कर सकती, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए इनकी थ्योरी को उस समय के साइंटिस्ट ने नकार दिया। फिर उन्होंने कहा था कि यार कुछ कॉन्टिनेंट्स को ग्रेविटी भी पुल करेगी, तो साइंटिस्ट तो बैठे ही थे, उन्होंने इस बात को भी नकार दिया कि वैगनर साहब ये संभव नहीं है, आपके एविडेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कॉन्टिनेंट मूव नहीं करेंगे, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से कॉन्टिनेंट मूव नहीं करेंगे। तो ये जितनी भी एक्सप्लेनेशन थी, इन सबको रिजेक्ट कर दिया था साइंटिस्ट ने उस टाइम पर। और जो एल्फ्रेड वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस था, ये उस टाइम पर नकार दिया गया। क्यों? क्योंकि एक मैकेनिज्म नहीं बताया उन्होंने कि ऐसा हो कैसे सकता है, कौन सी फोर्सेस हैं जो कॉन्टिनेंट को एक दूसरे से दूर कर रही हैं। ये सारी चीजें वैगनर नहीं बता पाए, नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि ऐसा किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस बाद में मिलने वाले हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को हम पढ़ेंगे अब से कुछ क्लासेस के अंदर, एक दो क्लासेस के अंदर हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग को पढ़ लेंगे। तो ये सारी जो थ्योरी है वो एक मैकेनिज्म बताएंगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, और आने वाली क्लासेस के अंदर हम उस मैकेनिज्म को भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा किस तरीके से हो पाएगा, कॉन्टिनेंट आखिर, ठीक है, आखिरकार किस वजह से कॉन्टिनेंट्स मूव कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें होंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। और अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए आपको क्या करना है, आपको इस कोड का यूज करना है। इस कोड का आप यूज कर सकते हो, जितना भी फ्री कंटेंट है ना अनअकैडमी ऐप के ऊपर, उस सभी फ्री कंटेंट को आप एक्सेस कर सकते हो इस रेफरल कोड के माध्यम से। आपको इसको यूज करना है, और आप सुदर्शन सर के वीडियोस, ठीक है, आप सिद्धार्थ अरोड़ा सर की वीडियोस, आप कुणाल सर की वीडियोस, आप सारा कंटेंट एक्सेस कर पाओगे इस कोड को यूज करके। और एक्सटर्नल आपको 10% ऑफ भी मिलेगा, आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन दोनों पर ही। तो देखो, अनअकैडमी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कर रहा है, अनअकैडमी आपको चॉइसेस दे रहा है, और चॉइसेस से फायदा क्या है? चॉइस से आपको जरूरी नहीं है कि आपको एक टीचर से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपकी ट्यूनिंग किसी एक पर्टिकुलर, मतलब एक टीचर जो सबके लिए अच्छा है वो आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो डिपेंड करता है वो आपकी ट्यूनिंग के ऊपर कि आपको किससे बेटर समझ में आ रहा है। तो अनअकैडमी आपको मल्टीपल चॉइसेस देता है ये सारी चीजें करने की। ठीक है, अनअकैडमी मल्टीपल चॉइसेस आपको प्रोवाइड करता है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी एल्फ्रेड वैगनर ने 1920 के अंदर, इसको वैगनर टेलर हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। और जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स थे वो एक साथ जुड़े हुए थे। अगर हम बात करें 24.5 करोड़ साल पहले चले जाएं, तो सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और फिर ये कॉन्टिनेंट्स ने मूव करना स्टार्ट किया। और प्रेजेंट जो हमको लोकेशन दिखती है इन कॉन्टिनेंट्स की, प्रेजेंट टाइम में यहाँ तक मूव करके आए हैं, और आने वाले कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। तो वैगनर ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि आखिरकार ये संभव कैसे है। अब देखो, जो अब तक हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ा है, तो अब यहाँ पे मेंटल, जो हमने मेंटल की बात की थी, अब मेंटल और एस्थेनोस्फियर, उसी से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को, और वहीं से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन सिस्टम्स को। तो माउंटेन सिस्टम्स हैं, जो भी लैंड फॉर्म्स हैं, वो बनी कैसी हैं, ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन कर पाएंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से।
और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से पहले हमको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी करनी ही करनी थी और आज हमने वो कर भी ली है। और अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा बचेगा प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर एस्थेनोस्फीयर की बात करेंगे और फिर हम पूरा मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन सिस्टम्स फॉर्म हुए हैं। तो ये सारी चीजें आप इजीली हैंडल कर पाओगे। आज के लिए इतना ही। कोई भी आपको समस्या हो आप कमेंट कर सकते हो बाद में। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। हैव अ नाइस डे।